हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम लोग जो कल वाला टॉपिक था डिफिशियंसी नॉन कॉन्टेजियस अदर डिजीज़ के जो कुछ सवाल बचे हुए थे उनको आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस 5 वाले टॉपिक से ऑलमोस्ट 30 तक सवाल कर रखे थे। ओके, 30 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वाले कल वाले लेक्चर में सॉल्व कर रखा है। ओके, आज हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज का जो पहला सवाल है उसको देखते हैं स्टूडेंट। तो आज का पहला सवाल है, ये कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ओके, यानी कुछ लिस्ट दे रखा है दो तरीके का, एक लिस्ट 1 है एक लिस्ट 2 है। ओके, पहले लिस्ट में इसने कुछ रोग के नाम दे रखे हैं और दूसरे लिस्ट में इसने किसके द्वारा वो होता है उसको दे रखा है। ओके, तो इसको बेसिकली ये मैच कराने के लिए दिया है। ओके, तो लिस्ट 1 में दे रखा है खैरा डिजीज, एनीमिया, गॉइटर, स्कर्वी। ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने इसमें से 3 ऑलरेडी पढ़ रखा है। स्कर्वी को भी हम लोग विटामिन वाले टॉपिक में दे रखा था, गोइटर हम लोग एंडोक्राइन वाले टॉपिक में दे रखा है और उसी के दौरान हम लोग एनीमिया को भी देख रखा है विटामिन वाले टॉपिक में। ओके, आज एक नया डिजीज़ आपको देखने को मिलेगा, खैरा डिजीज़। ओके, एक एक करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई करेंगे कि वो कोई जो सबसे ईजी है उसको मैच करा के देखते हैं कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। ओके, तो स्कर्वी की अगर बात किया जाए जो कि डी में दे रखा है, स्कर्वी हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि विटामिन सी की कमी से होता है। ओके, विटामिन सी। अब विटामिन सी पहले वाले में दे रखा है, तो डी को अगर हम लोग एक से मैच कराते हैं तो आपको ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी को भी हम लोग एक एक मैच कराने की कोशिश करते हैं। गोइटर की अगर बात की जाए जिसे कि घेंगा रोग बोलते हैं। ओके, गोइटर को घेंगा रोग बोलते हैं और ये थायराइड ग्लैंड में जब डिफेक्ट हो जाता है, यानी प्रॉपर तरीके से जब हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड जो पाई जाती है वो काम नहीं करती, तो उस समय जो बीमारी होती है उसी को गोइटर कहते हैं। ओके, तो गोइटर के बारे में अगर जाने थी किसकी कमी से होती है, तो गोइटर बेसिकली आपके आयोडीन की कमी से होती है। ओके, जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा रोग होने के चांसेस होते हैं। ओके, और एनीमिया की अगर बात किया जाए, एनीमिया उस कंडीशन को बोलते हैं जब हमारा मतलब शरीर में आयरन की कमी हो जाए, आयरन डिफिशियंसी। ओके, तो जनरली ये मेनली फीमेल के केस में ये देखने को मिलता है। तो एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है, यानी बी को अगर हम लोग डी से मैच करा दे, सी से मैच करा दें तीसरे वाले से, आयरन डिफिशियंसी। ओके, तो इसके बाद एक ऑप्शन बच रहा है जो कि खैरा डिजीज़ पूछ रहा है, यानी खैरा डिजीज़ के एक ही ऑप्शन आपका बचेगा भी, तो ये है जिंक डिफिशियंसी। तो आप अपने कॉपी में कहीं पे लिख लीजिएगा जो खैरा डिजीज़ होता है, खैरा डिजीज़। अगर खैरा डिजीज़ की बात किया जाए स्टूडेंट तो ये जिंक की कमी से होता है। ओके, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में सवाल पूछ रखा है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये खैरा रोग होता किस में है, तो ये धान में होता है, बेसिकली राइस में। ओके, राइस में ये होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आई होप ये चारों पॉइंट आप लोगों को समझ भी आया होगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी डिजीज। सेम वही सवाल रिपीट कर दिया है, लेकिन सवाल में पूछ रहा है कि किसकी ये मतलब स्कर्वी जो डिजीज होता है इन चारों ऑप्शन में से किसके सहायता से ठीक किया जा सकता है। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। पहले ऑप्शन में मैंगो दे रखा है, दूसरे में पपाया दे रखा है, तीसरे में गूसबेरी दे रखा है, चौथे में बेर दे रखा है। ओके, स्टूडेंट हम लोग जब विटामिन वाला टॉपिक कर रहे थे तो विटामिन सी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो विटामिन सी के समय हम लोगों ने देखा था कि जो विटामिन सी होता है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो ये बेसिकली इंडियन गूसबेरी का नाम मैंने आपको बताया था। ओके, इंडियन गूसबेरी, इसी को आंवला भी बोलते हैं। ओके, तो इंडियन जो गूसबेरी होता है अगर इसमें देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा होती है किसकी, विटामिन सी की। तो इन चारों ऑप्शन में अगर कंपेयर किया जाए, इन चारों ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, तो आम के कंपेयर में या पपाया के कंपेयर में या बेर के कंपेयर में सबसे ज़्यादा अगर विटामिन सी देखने को मिलेगा तो आपको गूसबेरी में मिलेगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो गूसबेरी होता है जिसे आंवला कहते हैं, ये स्कर्वी जो डिजीज़ होता है उसके ट्रीटमेंट में ये काफ़ी यूज़फुल होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि द कॉज ऑफ मिनीमाटा डिजीज़, यानी जो मिनीमाटा रोग होता है वो किसकी वजह से होता है। यानी सबसे पहले हम लोग मिनीमाटा डिजीज़ होता क्या है इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके,
मिनीमाटा डिजीज, मिनीमाटा डिजीज। ओके, अगर स्टूडेंट हम लोग मिनीमाटा डिजीज़ के बारे में जानने की कोशिश करें तो ये सबसे पहले इसकी खोज, जो ये रोग है इसकी खोज सबसे पहले 1956 में जापान में खोजा गया था। ओके, जापान में। तो बेसिकली उस समय जो ये जो डिजीज़ है, वहाँ एक जगह है उसका नाम है मिनीमाटा, यानी उसी जगह के नाम पर ही इस रोग का नाम मिनीमाटा रखा गया है। ओके, तो जापान में एक मिनीमाटा जगह है, वहाँ पे 1956 में ये देखा गया कि ये रोग मतलब सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया। ओके, तो बेसिकली हो क्या रहा था उस समय कि वहाँ पे एक कंपनी थी, केमिकल कंपनी थी जिसका नाम था चिस्सो कॉरपोरेशन। ओके, वो फैक्ट्री से बहुत ढेर सारा मिथाइल मरकरीर बाहर निकल रहा था एज अ वेस्ट के रूप में। ओके, क्या निकल रहा था? मिथाइल मरकरी, मिथाइल मरकरी। चिस्सो नामक जो फैक्ट्री थी उसमें मिथाइल मरकरी जो है वेस्ट के रूप में निकल रहा था, और ये फाइनली जाके मिनीमाटा खाड़ी यानी जो बे ऑफ मिनीमाटा था वहाँ पे मिल रहा था। ओके, तो जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो वहाँ पे जो इसका एक्यूमुलेशन हो गया, यानी जब वो मिनीमाटा जो खाड़ी है उसमें जाके जब ढेर सारा होने लगा तो वहाँ जो मैरीन लाइफ पाई जाती थी, बेसिकली जो सीप पाया जाता था, यानी जो आप यूँ कह लीजिए कि शंख जिसे हम लोग बोलते हैं, शिप की बात कर रहा हूँ मैं, शंख हो गया, या जो मछलियाँ वहाँ पे पाई जा रही थी उन मछलियों के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगा इसकी मात्रा, इसका कंसंट्रेशन है जो वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और आपको ये भी पता होगा कि जापान के लोग ज़्यादातर मैरीन लाइफ पर ही निर्भर रहते हैं, यानी वो मछलियों या जो मैरीन क्रिएचर होते हैं वहाँ पे उनको ही ज़्यादातर खाने के लिए यूज करते हैं बेसिकली। तो जो वहाँ पे मछलियाँ थी या शंख था उसको वो लोग जब खाते थे तो ये जो मरकरी यानी मिथाइल जो मरकरी है वो खाने वालों के मतलब फूड के थ्रू बॉडी में एक्यूमुलेशन होने लगा, और इसकी वजह से जो है वहाँ पे मिनीमाटा डिजीज़ फैलने लगा। ओके, तो मेन रीज़न इसका यही था कि वहाँ पे जो मछलियाँ या अलग तरीके की जो मैरीन लाइफ होती है उनको खाने में वो लोग जो यूज करते थे, उसमें जब इस कंडीशन मतलब इस केमिकल का ज़्यादातर एक्यूमुलेशन होने लगा, उसी समय मतलब मिनीमाटा डिजीज़ उभर कर सामने आया। ओके, तो एक एक करके हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। पहले में दे रखा है कि क्रोमियम पॉल्यूटेड वाटर, दूसरा दे रखा है मरकरी पॉल्यूटेड वाटर, तीसरा कैडमियम, चौथा लेड पॉल्यूटेड वाटर। ओके, तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये मैरीन की वजह से मरकरी की वजह से हो रहा था, मिथाइल मरकरी उसका नाम था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, बेसिकली जो मिनीमाटा डिजीज़ होता है इसको आप अलग कॉपी में लिख लीजिएगा कि मिनीमाटा डिजीज़ जो है वो मरकरी के पॉल्यूशन की वजह से होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मिनीमाटा डिजीज वाज कॉज्ड बाय टॉक्सिक क्वांटिटीज ऑफ द फॉलोइंग मेटल। बेसिकली वही सवाल को इसने रिपीट कर दिया है अगेन, तो आपको आंसर पता है तो इसमें टाइम वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं, तो डायरेक्ट आप आंसर पे आ जाइए। पहला बोरान दे रखा है, दूसरा निकल, तीसरा आर्सेनिक, चौथा आपका मरकरी दे रखा है। ओके, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मरकरी को शॉर्टकट में उसको दिखाते हैं एच जी के सिंबल से। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। इटाई डिजीज़ की बात कर रहा है। इटाई डिजीज़ इज कॉज्ड बाय क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ, यानी कहने का मतलब इसके ये है कि जो इटाई रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, मरकरी, निकल या कैडमियम या लेड। तो स्टूडेंट जो इटाई होता है वो बेसिकली कैडमियम की कमी से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इटाई जो रोग होता है वो कैडमियम की कमी से होता है या कैडमियम की वजह से होता है। सबसे पहले इस डिजीज़ को रिपोर्ट किया गया था 1912 में, 1912 में सबसे पहले इस रोग को मतलब डिटेक्ट किया गया था। इतना आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप जानिए कि जो इटाई रोग होता है वो कैडमियम की वजह से होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे फिर से दो लिस्ट दे रखा है। एक में दे रखा है कि लिस्ट वन में इसने कुछ रोग के नाम दे रखे हैं, जैसे मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, इंसेफेलाइटिस हो गया या ल्यूकेमिया हो गया। और जो लिस्ट दो है इसमें दे रखा है कि कौन सा अफेक्टेड पार्ट है, यानी लिस्ट दो में अफेक्टेड पार्ट की बात कर रहा है, अफेक्टेड पार्ट्स। ओके, यानी कहाँ कहाँ ये बीमारियाँ होती हैं बेसिकली। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर मलेरिया की बात किया जाए तो मलेरिया स्टूडेंट जब भी जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है वो जब काटता है तो बेसिकली मतलब उसके द्वारा जब ये फैलता है तो ये सबसे पहले जो ह्यूमन का ब्लड होता है वहाँ पे जाता है और वहीं पे मल्टीप्लाई होता है, यानी जो
ये पैरासाइट इसके होते हैं, मल्टीप्लाई यहीं पे होते हैं, कहाँ पे, ब्लड सेल में। ओके, तो बेसिकली अगर एक को हम लोग 5 से मैच कराएं तो आपका एक ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तो नहीं होगा। ओके, तो एक को अगर हम लोग 5 से मैच करा देते हैं, ब्लड सेल की बात करते हैं। फाइलेरिया की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो फाइलेरिया जो रोग होता है, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया ही था कि ये ज़्यादातर लिम्फ को, यानी लिम्फ नोड्स कह लीजिए या लिम्फ वेसल्स कह लीजिए, वहाँ पे इफेक्ट करता है, लिम्फ नोड या लिम्फ वेसल्स। ओके, तो ये जो फाइलेरिया होता है ये लिम्फ नोड्स पर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, तो बी को अगर हम 4 से मैच करा दें तो आपका एक ये बचा और एक ये बचा, यानी ऑप्शन ए भी आपका चला गया। ओके, अब हम लोग इंसेफेलाइटिस की बात कर लें तो इंसेफेलाइटिस क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि एक तरीके का ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन। और इसमें होता क्या है, इसमें इंसान का जो ब्रेन होती है, उसकी जो नर्व सेल होती हैं वे स्वेल कर जाती हैं, यानी इन्फ्लेमेशन इन नर्व सेल्स। ओके, तो बेसिकली ये ब्रेन की होने वाली बीमारी है। तो इसमें से अगर हम लोग ब्रेन को मैच करा दें, यानी सी का 2 से मैच करा दें, तो आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ल्यूकेमिया मैंने आपको बता ही दिया है कि एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर। ये कहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो ये बेसिकली या तो ब्लड में होगा या तो ब्लड का जहाँ फॉर्मेशन होता है उसमें होगा। यानी ल्यूकेमिया की अगर हम लोग बात करें, कलर में चेंज कर दे रहा हूँ जैसे आप लोग समझ पाएँ आसानी से। ल्यूकेमिया की अगर हम लोग बात करें तो ल्यूकेमिया सबसे ज़्यादा या तो ब्लड में इफेक्टिव होगा या तो जहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बोन मैरो, यानी ब्लड ये फॉर्मिंग टिश्यू होते हैं, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू। ओके, तो यहाँ पे बोन मैरो दे रखा है, तो ल्यूकेमिया को अगर हम लोग बोन मैरो से मैच करा देंगे, आंसर तो आप लोगों को पता ही चल गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन ल्यूकेमिया दोनों जगह पे होता है। अगर ब्लड ऑप्शन रहेगा, ब्लड तो दिया है एक जगह, मैंने मैच करा ही दिया है, और यहाँ पे बोन मैरो की अगर बात किया जाए तो ये करेक्टली मैच होगा ल्यूकेमिया के थ्रू। ओके, आई होप ये सवाल आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, यहाँ पे फिर लिस्ट दो लिस्ट दे रखा है। पहले लिस्ट में कह रखा है कि कुछ डिजीज़ के नाम दे रखे हैं और वो किसके द्वारा होता है, वो लिस्ट 2 में दे रखा है। ओके, कुछ रोग हैं, रोग के नाम क्या है, मैरास्मस, क्वाशियोरकर, टीबी एंड हेपेटाइटिस बी। एक एक करके हम लोग देखते हैं। टीबी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, टीबी को ही फुल फॉर्म इसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। ओके, एक तरीके का ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो टीबी को अगर हम लोग बैक्टीरिया से मैच करा दें, यानी सी का यहाँ 3 से अगर हम लोग मैच करा दें, क्योंकि वायरस से होता नहीं है, प्रोटीन से होता नहीं है, और बहुत ज़्यादा समय, लंबे समय तक अगर भूखा रह ले कोई इंसान तब भी ये नहीं होता। ओके, तो टीबी बेसिकली बैक्टीरिया से होता है, ये लंग्स की बीमारी है, ये लंग्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, बेसिकली ये लंग्स की ही बीमारी है। ओके, तो टीबी से अगर ये सी का हम 3 से मैच करा दें तो आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, एक ऑप्शन आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हेपेटाइटिस बी की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो जो हेपेटाइटिस बी होता है ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है। ओके, तो इसका जो होगा वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो डी का अगर हम लोग 4 से मैच करा दें तो ए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन सी भी चला गया। ओके, अब मामला फंसेगा मैरास्मस और क्वाशियोरकर में। ये थोड़ा सा हम लोग पहले डिटेल में समझ लेते हैं, फिर हम लोग आंसर की तरफ आते हैं। ओके, इसका हम लोग थोड़ा सा एक नए पेज पे कोशिश करते हैं समझने की कि मैरास्मस क्या होता है और क्वाशियोरकर क्या होता है। तो एक साइड हम लोग लिखते हैं मैरास्मस, दूसरी तरफ लिखते हैं क्वाशियोरकर। ओके, अब हम लोग थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैरास्मस क्या होता है और क्वाशियोरकर क्या होता है। तो मैरास्मस की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो जो मैरास्मस होता है ये अगर शरीर में, किसी बच्चे के शरीर में अगर देखा जाए तो बेसिकली ये प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है, यानी प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी से होता है, कैलोरी की वजह से होता है। ओके, बोथ। लेकिन अगर क्वाशियोरकर की बात किया जाए तो यहाँ पे कैलोरी की बात नहीं की जाएगी, ओनली प्रोटीन्स।
ओनली प्रोटीन्स की डिफिशियंसी से होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि डिफिशियंसी या कॉज्ड बाई, ओके, या कॉज्ड बाई। तो जो मैरास्मस होता है, मैरास्मस प्रोटीन और कैलोरी इन दोनों की वजह से होता है, ओके। लेकिन जो क्वाशियोरकर होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है, ओके। इसका सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा कि ये किस फैक्टर यानी किस एज फैक्टर की अगर हम लोग बात करें कि किस उम्र के लोगों को होता है ये, तो मैरास्मस की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो ये ज़्यादातर 6 मंथ के बच्चों से लेकर 1 साल के 1 ईयर के बच्चों तक होता है। यानी बेसिकली ये बच्चों में देखने को मिलता है, ओके, इन्फेंट्स या अर्ली चाइल्डहुड के कंडीशन में। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 6 मंथ से लेके 3 साल के बच्चे, यानी 3 ईयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चों में ये देखने को मिलेगा, ओके। अगर इसमें देखा जाए तो वेट लॉस थोड़ा सा इसमें क्वाशियोरकर की अगर मतलब मैरास्मस की बात किया जाए तो कि इसमें सीवियर वेट लॉस हो जाएगा, सीवियर वेट लॉस। लेकिन क्वाशियोरकर की अगर हम लोग बात करें तो ये वेट लॉस जो होता है इसका कुछ होता है, ओके, सम वेट लॉस। ये कुछ बेसिक इसके मतलब डिफरेंस हैं क्वाशियोरकर और मैरास्मस के, ओके। तो मैरास्मस जो होता है ये अगर कंपेयर किया जाए क्वाशियोरकर से तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है। मैरास्मस जो होता है ये ज़्यादा खतरनाक होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कैलोरीज की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कोई इंसान अगर क्वाशियोरकर है उसे सर्वाइव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की ज़रूरत होगी, लेकिन मैरास्मस की अगर बात किया जाए तो वो पूरी तरीके से कुपोषित हो जाता है। यही वजह है कि जो मैरास्मस होता है उसका नाम है कुपोषण। हिंदी में अगर इसे हम लोग देखें तो कुपोषण ही इसे कहा जाता है। यानी कोई भी बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं पा रहा है, इस वजह से उसे मैरास्मस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें अगर आप बाहर से किसी बच्चे को देखेंगे तो उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो मतलब दिखती हैं, बेसिकली इतना कमज़ोर हो जाता है कोई बच्चा। क्वाशियोरकर में तो होता है कि चलो मतलब उसके पेट वोट थोड़े से निकले होते हैं बाहर, लेकिन हड्डियाँ भी दिखती हैं। लेकिन मैरास्मस के कंपेयर में इसमें थोड़ी सी वीकनेस कम होती है, किसमें? क्वाशियोरकर में। लेकिन मैरास्मस में जो बच्चा होता है वो प्रॉपर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, ओके। तो ये अगर दोनों की कंपेयर किया जाए तो मैरास्मस जो होता है ये ज़्यादा इफेक्टिव यानी ज़्यादा ही खतरनाक होता है। तो इस वजह से मतलब बहुत ही खतरनाक है मैरास्मस, ओके। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है कि मैरास्मस जो होता है ये प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन होता है। क्वाशियोरकर मैंने आपको बताया कि ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो अगर हम लोग बी को 2 से मैच करा दें तो आपका ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ओके। और मैरास्मस आपका प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन यानी बहुत लंबे समय तक अगर कोई इंसान भूखा है, कोई बच्चा बहुत भूखा है, उस वजह से क्या होगा? आपका मैरास्मस होगा, ओके। आई होप ये सवाल आप लोग समझ पाए होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि एस्टिग्मेटिज्म इज अ डिजीज ऑफ, यानी एस्टिग्मेटिज्म एक तरीके का रोग होता है। इन चारों ऑप्शन में से किस में होता है? ईयर्स यानी कान की बात कर रहा है, दूसरा है आपका आईज, तीसरा है नाक, चौथा है आपका थ्रोट, गला, ओके। तो एस्टिग्मेटिज्म की अगर हम लोग बात किया जाए स्टूडेंट तो ये बेसिकली एक आँख की बीमारी है, आई डिसऑर्डर, ओके। तो ये मुख्य रूप से आंखों में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब एस्टिग्मेटिज्म के अलावा आंखों में 2 और आपको डिजीज देखने को मिलेंगे जो अभी आगे आने वाले सवालों में आपको मिलेंगे, ओके। एक का नाम है मायोपिया और दूसरे का नाम है आपका हाइपर मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, ओके। एक का नाम है निकट दृष्टि दोष, दूसरे का नाम है आपका दूर दृष्टि दोष। अभी आगे जब सवाल आएगा तो इसको देखते हैं। तो एस्टिग्मेटिज्म जो होता है वो आंख में होने वाली एक बीमारी है, ओके। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि अ पर्सन विद विजन डिफेक्ट मायोपिया कैन सी, ओके। तो सवाल ये कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से होने वाले मतलब जो रोग होंगे उसमें आदमी को इन चारों में ऑप्शन में से कौन सा जो है प्रॉपर तरीके से सही डिफाइन कर पाता है। सबसे पहले सवाल के आंसर में जाने से पहले हम लोग ये तो जान लें कि मायोपिया आखिर होता क्या है, ओके। तो मायोपिया की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, मायोपिया इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष।
मायोपिया को ही बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। एक एक करके हम लोग देखते हैं। बेसिकली अगर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें आपको 5 पॉइंट ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और इससे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको जानने की ज़रूरत है, जब हम लोग फिजिक्स का टॉपिक करेंगे लेंस, तो हम वहाँ पे इसको देखेंगे डिटेल में, इसके एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखेंगे कि कौन सा लेंस किस किस चीज़ों के काम में लाया जाता है। ओके, तो मायोपिया के बारे में बेसिकली हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे, जो कि बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हो जाएंगे। पहला पॉइंट ये है कि इसे मायोपिया जो होता है इसे शॉर्ट साइटनेस कहा जाता है, शॉर्ट साइटनेस, या इसी को नियर साइटनेस भी कहा जाता है। ओके, यानी निकट दृष्टि दोष। ओके, दूसरा पॉइंट इसमें आपको जानने की जरूरत है स्टूडेंट कि इसमें जो मायोपिया होता है, इसमें जो नज़दीक की वस्तुएं होती हैं वो बहुत ही क्लियर दिखती हैं किसी इंसान को, यानी क्लोज ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली। मेरे कहने का मतलब है कि जब किसी इंसान को मायोपिया हो जाए, यानी शॉर्ट साइटनेस या नियर साइटनेस हो जाए, तो जो नज़दीक की वस्तुएं होती हैं उस इंसान को बहुत ही क्लियर दिखती हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो ब्लर्ड दिखते हैं। ऑब्जेक्ट फार अवे अपीयर ब्लर्ड, यानी धुंधला धुंधला दिखता है। यानी जो मायोपिया के केस में देखा जाए तो जो दूर की वस्तुएं हैं वो इंसान को ब्लर्ड यानी धुंधला धुंधला दिखेगी। ओके, चौथा पॉइंट जानने की आपको ज़रूरत है। चौथा पॉइंट ये है कि इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा, यानी करेक्टेड बाई, तो कोई ना कोई एक लेंस लगाया जाएगा। तो किस तरीके का लेंस लगा के इसका मतलब निदान किया जाता है, तो बेसिकली कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। ओके, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव या इसी को हम लोग डाइवर्जेंट लेंसेज भी कहते हैं, डाइवर्जेंट लेंस। ओके, मायोपिया के केस में कॉनकेव लेंस या डाइवर्जेंट लेंस लगा के इसको ट्रीट किया जाता है। ओके, एक पॉइंट और आपको जानने की ज़रूरत है, पांचवा पॉइंट ये होता है कि इसमें जो दूर की वस्तुएं होती हैं ना वो रेटिना के सामने बनती है उसका इमेज। ओके, यानी जो दूर की वस्तुएं होती हैं, दूर की वस्तुएं उसकी दूर की वस्तुओं की इमेज की बात कर रहा हूँ, यानी प्रतिबिंब, वो इमेज जो होती है वो रेटिना के सामने बनती है। रेटिना आँख में पाया जाने वाला एक पार्ट होता है रेटिना, उसके सामने बनती है, रेटिना के सामने बनती हैं। ओके, ये 5 पॉइंट आप लोगों को मायोपिया के केस में जानने की ज़रूरत है। मैंने पहला बताया आपको, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इसके बाद एक एक पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट मायोपिया के केस में मैंने ये बताया कि ये शॉर्ट साइटनेस या नियर साइटनेस इसको बोला जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा मैंने बताया कि जो नज़दीक की वस्तुएं होती हैं इस केस में देखा जाए तो बहुत क्लियर दिखती हैं, लेकिन दूर की जो वस्तुएं होती हैं धुंधली धुंधली दिखती हैं किसी इंसान को। ओके, चौथा पॉइंट ये मैंने बताया कि इसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है तो वो कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, जिसी को इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट लेंस। ओके, और मायोपिया के केस में जो दूर की वस्तुएं होती हैं उसकी जो इमेज होती है वो रेटिना के सामने बनती है। ओके, तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, और अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है कि अ पर्सन विद विजन डिफेक्ट मायोपिया कैन सी, तो मैंने आपको बताया, यानी सवाल कह रहा है कि मायोपिया से होने वाले रोग में किसी इंसान को दिखता है नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, या ऑप्शन सी कह रहा है कि नियर बाई एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, चौथा कह रहा है नीदर नियर बाई नॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ओके, तो ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल मतलब फालतू टाइप के लग रहे हैं। ओके, तो मामला फंसेगा पहले और दूसरे में। अगर किसी इंसान का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मायोपिया होता क्या है तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए और बी में ही वो फंस सकता है, अदरवाइज वो डायरेक्ट आंसर तक जाएगा। ओके, तो इसका अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि जो क्लोज ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत ही क्लियर दिखते हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट। अगला सवाल कह रहा है मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस इज करेक्टेड बाई, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि कॉनकेव लेंस का यूज करके इसको करेक्ट किया जाता है, यानी पहले ऑप्शन में दे रखा है यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये गलत हो जाएगा।
यूज ऑफ कॉन्केव लेंस, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, यूज ऑफ प्लेन कॉन्केव लेंस मैंने ऐसा कोई बात ही नहीं किया, यूज ऑफ प्लेन कॉन्वेक्स लेंस ऐसा कोई बात मैंने किया। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि इन लॉन्ग साइटेडनेस इमेज आर फॉर्म्ड एट फॉलोइंग, यानी यहाँ पे लॉन्ग साइटनेस की बात कर रहा है। हम लोग इसको भी देख लेते हैं। मैंने दो तरीके की चीज़ बताया, मैंने मायोपिया को आपको बता दिया है। मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ जिसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात किया जाए तो यहाँ भी आपको 5 पॉइंट जानने की ज़रूरत है। तो इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटनेस, यानी इसी को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ओके, तो इसका सेकंड जो पॉइंट है आपको जानने की जरूरत है, यह है कि पास की वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के पीछे बनता है। यानी इसमें जो है पास की वस्तु का इमेज या प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, तीसरा पॉइंट आपको जानने की जरूरत है यहाँ पे कि जो निकट की वस्तुएं होती हैं, यानी निकट की जो वस्तुएं होती हैं, निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। ओके, ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में देना है, रखना है। ओके, धुंधली दिखाई देती है कौन सी? पास वाली वस्तु। यानी चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? जो दूर की वस्तु है, दूर की वस्तु वो क्लियर या साफ दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। एक पॉइंट और है कि इसको कैसे करेक्ट किया जाएगा, करेक्टेड बाई। तो वहां पे कॉन्केव लेंस था, यहां पे क्या हो जाएगा आपका? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, या इसी को हम लोग कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं इसे। ओके, तो मायोपिया में कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है इसको सही करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया में जो है कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट मैंने आपको कौन कौन सा बताया हाइपरमेट्रोपिया के केस में? पहला पॉइंट तो ये मैंने बताया कि इसे लॉन्ग साइटनेस कहा जाता है, यानी दूर दृष्टि दोष। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया कि पास की जो वस्तु होती है इस कंडीशन में देखा जाए तो वो रेटिना के पीछे इसका इमेज बनता है। ओके, और जो पास की वस्तुएं होती है वो धुंधली दिखाई देती हैं, दूर वाली जो होती है वो बहुत साफ यानी क्लियर दिखाई देती हैं। ओके, और इसको कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इसको करेक्ट किया जाता है। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि इन लॉन्ग साइटनेस इमेज आर फॉर्म्ड, यानी इमेज आर फॉर्म्ड एट द फॉलोइंग ऑन रेटिना, नहीं होगा। इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ये भी नहीं होगा इन फ्रंट ऑफ रेटिना, क्योंकि ये मायोपिया के केस में बनता है। ओके, बिहाइंड रेटिना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो इमेज बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। ओके, ऑप्शन डी कह रहा है कि ऑन ब्लाइंड स्पॉट, ये भी नहीं होगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप दोनों डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ओके, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ आई ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट आर फाउंड। कह रहा है कि इंसान की जो आंखें होती हैं उनमें से इन चारों ऑप्शन में से किस में जो होती हैं ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट देखने को मिलता है या पाया जाता है। ओके, तो अगर बात किया जाए स्टूडेंट ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट का, तो वो बेसिकली इंसान का जो रेटिना होता है आँख का, उसमें देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, जो इंसान की आंखों में रेटिना होता है वहीं पे जो स्पॉट होता है ये देखने को मिलता है। ओके, अब ब्लाइंड स्पॉट येलो स्पॉट होता क्या, अगर उसके बारे में जाना जाए तो रेटिना का वह स्थान जहाँ से ऑप्टिक नर्व जो होती है वो आँख से बाहर निकलती हैं उसको बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। यानी ये रेटिना का वह भाग जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो होती हैं, ऑप्टिक नर्व, वो जब आँख से बाहर निकलती हैं उसी जगह को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। इसमें क्या होता है? रॉड्स एंड कोन्स ये देखने को पाए जाते हैं। ओके, तो बेसिकली इसमें मतलब ब्लाइंड स्पॉट में रॉड्स कोन एब्सेंट होते हैं,
अपसेंट होते हैं, इसी वजह से ये ब्लाइंड होता है, यानी कोई इसमें दृष्टि नहीं बन पाती, जिस वजह से इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ओके, अब रॉड्स एंड कोन क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा मतलब 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। कभी अगर डिफरेंस इन केस आ गया तो आप लोग क्या समझेंगे। ओके, रॉड्स की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो रॉड्स ज़्यादातर ऐसे कंडीशन मतलब ऐसे जानवर की आंखों में पाया जाता है जो बेसिकली रात में चरते हैं। ओके, जो रातों में ट्रैवल करते हैं, रात में घूमते हैं। ले और इसमें जो क्या कहते हैं कि नर्व जो होते हैं वो बेसिकली रात में एक्टिव इसके हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आउल यानी उल्लू की अगर हम लोग बात करें तो उसकी आंखों में ज़्यादातर आपको रॉड्स देखने को मिलते हैं। अगर कोन्स की हम लोग बात करें तो कोन्स जो लाइट में ट्रेवल करते हैं, यानी दिन में, यानी प्रकाश में, दिन में या प्रकाश में घूमते हैं। इस दुनिया में या इस प्लेनेट पे पाए जाने वाले बहुत से ऐसे जानवर हैं जो रात में घूमते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो दिन में घूमते हैं। ओके, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो दिन रात दोनों में घूमते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन को दोनों में घूमना मतलब दोनों में पॉसिबल है, को घूम लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों की जो आंखें होती हैं इसमें रॉड्स और कोन दोनों पाए जाते हैं। ओके, लेकिन कुछ में रॉड्स एब्सेंट होते हैं तो वो दिन में घूमते हैं, जिसमें कोन एब्सेंट होते हैं वो रात में घूम लेते हैं। ओके, तो बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग जानिएगा। तो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है जो कि आंखों के कारण रेटिना में पाया जाता है, तो ये बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट में नहीं पाया जाता है, यानी एब्सेंट होता है। इसी वजह से वो जगह जो होती है ब्लाइंड होती है, वहाँ पे जो इमेज होता है या दृष्टि जो होती है वो नहीं बन पाती है। ओके, येलो स्पॉट की अगर बात की जाए तो ये रेटिना के बीच में एक पीले रंग का छोटा सा स्थान होता है, उसी को हम लोग येलो स्पॉट बोलते हैं। ओके, ये ज़्यादातर रंगीन जो दृष्टि हम लोग देखते हैं, कलरफुल चीज़ें देखते हैं, उसके लिए ज़्यादातर यही कह लीजिए कि जिम्मेदार होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आई होप ये सवाल आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन ह्यूमन आइज लाइट रेज गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन न्यूरल इम्पल्स। तो वो कहाँ पे होता है? कॉर्निया में होता है या प्यूपिल में होता है या रेटिना में होता है या आपका लेंस में होता है? तो ये सवाल जो कह रहा है, सवाल के कहने का सीधा सा आंसर होगा कि रेटिना की बात कर रहा है। ओके, जो ह्यूमन की आंखें होती हैं, इंसानों की जो आंखें होती है, जो लाइट रेज होता है वो ट्रांसफॉर्म न्यूरल इम्पल्स पे कहाँ होता है? वो रेटिना में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अगला सवाल कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज अफेक्टेड बाय कैटरेक्ट। कैटरेक्ट मतलब होता है कि मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। ओके, जब कोई इंसान की एज ऑलमोस्ट मोर देन 60 ईयर हो जाती है तो उस इंसान की आंखों में मोतियाबिंद होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज अफेक्टेड बाय कैटरेक्ट, यानी इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा इंसान की आंखें का पार्ट है जो कि मोतियाबिंद की वजह से प्रभावित होता होगा। पहला दे रखा है आइरिस, सेकंड वन इज आपका रेटिना, चौथा तीसरा दे रखा है कॉर्निया, चौथा दे रखा है नॉन ऑफ दी एबव, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। ओके, तो जो ह्यूमन की आंखें होती हैं जब उनको मोतियाबिंद होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला पार्ट है वो आपका आई लेंस। आई लेंस बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है किस केस में? मोतियाबिंद के केस में। तो यहाँ पे आइरिस भी नहीं होगा, यहाँ पे रेटिना भी नहीं होगा, यहाँ पे कॉर्निया भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब आई लेंस की अगर बात किया जाए तो ये जब मोतियाबिंद किसी को होता है तो उसकी जो आंखें होती है ओपेक हो जाती हैं और विजिबिलिटी थोड़ी सी प्रभावित हो जाती है, यानी जो आई होती हैं आई लेंस वो क्या होती हैं? ओपेक हो जाती हैं। ओके, और इसके साथ साथ जो आई लेंस होती हैं वो विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूसिंग विजिबिलिटी। ये दो चीज़ें हैं। ओके, आई लेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला यही है किस केस में? कैटरेक्ट के केस में, यानी मोतियाबिंद जब किसी इंसान को होता है तो उसकी आंखों में जो आई लेंस होते हैं वही प्रभावित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, लेकिन इसका ऑप्शन अगर आई लेंस होता तो वो करेक्ट हो जाता। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द प्यूपिल्स ऑफ ह्यूमन आई आर डायलेटेड, यानी फैलाव, यानी फैलना। सवाल कह रहे हैं कि द प्यूपिल्स ऑफ ह्यूमन आई आर डायलेटेड विद अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन एल्कलॉइड विच इज,
यानी इसके कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन की जो आंखें होती हैं वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एल्कलॉइड है जिसकी वजह से उनकी आंखों में पाए जाने वाले जो प्यूपिल्स होते हैं वो डायलेट किए जाते हैं, उनको फैलने में मदद करती है। तो पहला दे रखा है आपका इफेड्रिन, दूसरा दे रखा है इक्वानिल, तीसरा दे रखा है एट्रोपिन, चौथा दे रखा है एड्रेनालिन। एक एक करके हम लोग सारे ऑप्शन को देखते हैं। ओके, अगर इफेड्रिन की बात किया जाए स्टूडेंट, इफेड्रिन की बात किया जाए तो इफेड्रिन जो होता है एक तरीके का स्टिमुलेंट ड्रग होता है, यानी स्टिमुलेंट ड्रग। ओके, इसका काम क्या है, इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? इफेड्रा नामक एक प्लांट होता है, इफेड्रा प्लांट से इसको निकाला जाता है। ओके, इफेड्रिन का जो मेन काम है ये अस्थमा के पेशेंट में, इन अस्थमा पेशेंट इसको मेनली ब्रोंकियो डायलेटर के रूप में यूज किया जाता है, यूज्ड एज इन अस्थमा पेशेंट, यूज्ड एज ब्रोंकियो डायलेटर, यानी जो उसके ब्रोंकियोल्स होते हैं उसको डायलेट करने का, उसको फैलाने का काम किया जाता है। किसके द्वारा? इफेड्रिन के द्वारा। ये पाया कहाँ से जाता है? तो ये इफेड्रा नामक एक प्लांट होता है, वहाँ से निकाला जाता है। ये एक तरीके का स्टिमुलेंट ड्रग होता है। पहला ऑप्शन ये रहा। ओके, ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है इक्वानिल। इक्वानिल की अगर बात करें तो ये एक तरीके का ट्रैंक्विलाइजर है। ट्रैंक्विलाइजर, जब किसी बड़े या घातक जो जानवर होते हैं उनको ट्रैंक्विलाइज किया जाए तो उसमें इसका यूज किया जाता है, यानी ट्रैंक्विलाइजर। ओके, इसका काम और किया जाता है कि ये एंग्जाइटी को रिड्यूस कर देता है, टेंशन को कम कर देता है, नर्वसनेस को कम कर देता है। ओके, तो बेसिकली इक्वेनिल का जो मेन काम है वो ट्रैंक्विलाइजर के रूप में, मतलब बेहोशी के रूप में यूज किया जाता है। ओके, एट्रोपिन की अगर बात किया जाए तो एट्रोपिन का काम क्या है स्टूडेंट? ये ह्यूमन की आंखों को, जब आई के डॉक्टर देखते हैं, आंखों के जो डॉक्टर होते हैं, जब वो किसी इंसान की आंखों को देखते हैं तो उनकी जो प्यूपिल्स की, आई की जो प्यूपिल्स होती हैं उनको डायलेट करने के लिए वो बेसिकली एट्रोपिन का ही यूज किया जाता है उसमें। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये एट्रोपिन की बात कर रहा है। ओके, एट्रोपिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और चौथा ऑप्शन दे रखा है एड्रेनालिन की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो एड्रेनालिन जो है एक तरीके का हार्मोन है। हार्मोन ये निकलता कहाँ से है? तो ये बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। मैंने आपको ये बता रखा है, एड्रिनल ग्लैंड्स। और इसी एड्रेनालिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन। इसी एड्रेनालिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ओके, आई होप ये चारों ऑप्शन को आप लोग क्लियरली समझ पाए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एट्रोपिन। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ। एट्रोपिन जो होता है स्टूडेंट, ये जो है आपका, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। एट्रोपिन जो होता है ये एक तरीके का नेचुरल सबस्टांस है, यानी नेचुरल सबस्टांस है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक तरीके का पेड़ होता है जिसका नाम है बेलाडोना। बेलाडोना, इसी प्लांट से इसको निकाला जाता है। ओके, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये मैं भूल गया था, आगे चला गया था। ओके, तो बेसिकली जो एट्रोपिन होता है ये बेलाडोना नामक प्लांट से निकाला जाता है। और जब ये नेचुरल प्लांट, मतलब प्लांट से निकाला जाता है, इसलिए एक तरीके का ये नेचुरल सबस्टांस होता है। ओके, तो इसी का यूज किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, किसमें? आँखों को डायलेट करने के लिए। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि स्लीप एपनिया इज अ सीरियस स्लीप डिसऑर्डर इन विच पीपल, यानी स्लीप एपनिया जो होता है एक तरीके का स्लीप डिसऑर्डर होता है जिसमें लोगों को, तो चार ऑप्शन दे रखा है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि वॉक ड्यूरिंग स्लीप विदाउट नोइंग व्हाट ही आर शी इज डूइंग, यानी बिना जाने वो नींद में चलने लगते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि स्लीप विद आईलिड्स हाफ ओपन, यानी जो उनकी पलकें होती है वो आधी खुली रहती हैं सोने के दौरान। तीसरा कह रहा है कि ब्रीफली एंड रिपीटेडली स्टॉप ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप, यानी सोने के दौरान थोड़े थोड़े अंतराल पे और सांसों का रुक जाना। और चौथा कह रहा है कि मेक लाउड स्नोरिंग साउंड वाइल स्लीप, यानी सोने के दौरान बहुत ज़्यादा स्नोर करना, यानी जो मतलब कुछ लोग होते हैं जिनकी सोने के दौरान बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, तो उसकी बात कर रहा है। ओके, तो स्लीप एपनिया होता क्या, पहले उसको जान लेते हैं। स्लीप एपनिया,
स्लीप एपनिया बेसिकली एक तरीके का स्लीप डिसऑर्डर है, जैसा कि सवाल में भी दे रखा है। ओके, डिसऑर्डर। ओके, और स्लीप एपनिया में क्या होता है स्टूडेंट, अगर स्लीप एपनिया की बात किया जाए तो बेसिकली इसमें इंसान को आप कह लीजिए कि सोने के दौरान थोड़ी थोड़ी देर में सांसें उसकी रुक जाती हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, नींद के दौरान थोड़ी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सांसें रुक जाती हैं, सांस रुक जाना, यही जो होता है इसी को स्लीप एपनिया कहा जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें दे रखा है ब्रीफली एंड रिपीटेडली स्टॉप ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप। तो स्लीप एपनिया आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग इज अ रिसेंट सर्जिकल टेक्निक यूज्ड टू ट्रीट प्रॉब्लम्स ऑफ, चार ऑप्शन दे रखा है, नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स एंड वर्टिब्रल जॉइंट्स। ये चारों ऑप्शन में कह रहा है कि बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग जो एक तरीके का आधुनिक युग में सर्जिकल टेक्निक प्रोसेस है, वो इन चारों में से किसके मतलब निदान के लिए यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इन चारों में से किसका जो है कि उसका मतलब निवारण किया जाता है। ओके, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं स्टूडेंट की जो बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग प्रोसेस है या बेसिकली यह एक तरीके का सर्जिकल टेक्निक है, इसमें जो भी ऑप्शन दे रखा है सभी का यूज किया जाता है। यानी नी जॉइंट्स को भी ट्रीट किया जाता है, एंकल जॉइंट्स को भी ट्रीट किया जाता है, हिप जॉइंट्स को भी किया जाता है, वर्टिब्रल जॉइंट्स की किया जाता है। एक ऑप्शन और आप लोग लिख लीजिए कि कार्टिलेज जो सेल्स होते हैं उनको भी रिप्लेस करने का काम किया जाता है। कार्टिलेज सेल्स जो होते हैं इनको भी रिप्लेस करने का काम इसी टेक्निक के द्वारा किया जाता है। यानी इसका ऑप्शन मोर देन वन ऑप्शन होगा। तो बेसिकली अब आप लोग समझ लीजिएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा लगाया जाए। बेसिकली इन चारों में से चारों ऑप्शन है, इसके साथ साथ एक और ऑप्शन आ जाएगा कार्टिलेज सेल्स। ओके, तो बेसिकली ये सवाल या तो रॉन्ग हो जाएगा या तो सभी को मतलब इसका पूरा का पूरा नंबर देने को मतलब दिया जाएगा। ओके, ये 2014 के पीसीएस के सवाल में आ रखा है। ओके, अगला सवाल स्टूडेंट, द डिजीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, यानी आयरन की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है। कलर ब्लाइंडनेस नहीं, क्योंकि ये एक तरीके का क्या होता है, जेनेटिक रोग है। नाइट ब्लाइंडनेस ये भी नहीं होगा क्योंकि ये विटामिन ए से होने वाला रोग है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। एनीमिया की अगर बात किया जाए तो ये आयरन की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस की अगर बात किया जाए तो ये एक तरीके का बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ओके, बैक्टीरियल डिजीज। मैंने चारों ऑप्शन को एक एक करके आपको बता दिया। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस, यानी बहुत अत्यधिक एल्कोहल का सेवन करने से, जिसे हिंदी में दारू कहते हैं। सवाल को अगर हम लोग टेक्निकल शब्द में समझेंगे तो शायद मुश्किल होगी, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो कह रहा है सवाल कि दारू के अत्यधिक सेवन से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है रोग वो होगा। तो पहला दिया है अपेंडिसाइटिस, दूसरा दे रखा है वायरल हेपेटाइटिस, तीसरा दे रखा है गॉल स्टोन, चौथा दे रखा है लिवर सिरोसिस। तो मैंने पिछले कुछ लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अत्यधिक अगर दारू पिया जाए तो इंसान का जो लिवर होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो लिवर सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होता है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे भी अगर हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो पहले ऑप्शन पे चलते हैं, अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस जो होता है इसका मतलब ये है कि ह्यूमन के अपेंडिक्स में इन्फ्लेशन यानी सूजन हो जाना, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। ओके, यानी इंसान के अपेंडिक्स में सूजन हो जाने की कंडीशन को ही अपेंडिसाइटिस बोला जाता है। ओके, वायरल हेपेटाइटिस का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि अल्कोहल से कोई लेना देना नहीं है। ओके, गॉल स्टोन की अगर बात किया जाए तो यानी जो गॉल ब्लैडर होता है इंसान का, उसमें स्टोन का बन जाना, यानी पथरी जिसे हम लोग बोलते हैं, पथरी। तो अत्यधिक सेवन से मतलब जो गॉल स्टोन होगा उसके बनने का कोई रिलेशन फिट नहीं बैठ रहा है,
क्योंकि ज़्यादातर मतलब जो डॉक्टर या इनकेस लोग कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत फैला हुआ है कि जो इंसान के पथरी में या गाल में स्टोन हो जाता है, मतलब किडनी में या मतलब गाल ब्लैडर में स्टोन पत्थर हो जाता है, तो उसको बियर पीने का लोग सलाह देते हैं कि उससे वो गल जाता है। तो आई होप मे भी अगर वो लॉजिक यहाँ लगाया जाए तो ऐसा कुछ तो नहीं समझ आ रहा है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लीवर की बात अगर किया जाए तो सबसे ज़्यादा लीवर प्रभावित होता है, तो लीवर जो सिरोसिस होता है यही होने के चांसेस होंगे। ओके, तो इस सवाल का पर्टिकुलर आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, लिवर सिरोसिस। अब लिवर सिरोसिस की अगर बात किया जाए कि इसमें होता क्या है, तो लिवर सिरोसिस में स्टूडेंट क्या होता है कि जो हेल्दी लिवर के टिश्यू होते हैं ना, उनकी जगह कुछ फाइब्रस टिश्यू बन जाते हैं, जिस वजह से वो लिवर का जो काम होता है प्रॉपर तरीके से वो हो नहीं पाता। यानी हेल्दी लिवर टिश्यू चेंज इनटू फाइब्रस, जिसी को हम लोग स्कैर टिश्यू भी बोलते हैं, इसमें चेंज हो जाता है। ओके, तो हेल्दी जो लिवर टिश्यू होता है वो फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? लिवर सिरोसिस के केस में। ओके, और यही है कि जिससे लिवर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा इंसान दारू पी ले रहता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाई, यानी बेसिकली जो माउथ कैंसर होता है, जो उसका प्री स्टेज होता है उसी को बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। यानी मेरे कहने का मतलब है कि प्री स्टेज ऑफ माउथ कैंसर, माउथ कैंसर, उसी का नाम दे रखा है क्या? ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सवाल कह रहा है कि वो किसके द्वारा होता है? ड्रिंकिंग लिक्कर, स्मोकिंग टोबैको, कंज्यूमिंग गुटखा ऑफ टोबैको, कंज्यूमिंग रेड मीट। तो इंसान का जो माउथ कैंसर होता है उसका ज़्यादातर आप देखेंगे तो गुटखा जो होता है, गुटखा खाने से होता है। ओके, गुटखा खाने से होता है। अब गुटखे में कई तरीके की चीज़ होती हैं, जैसे सुपारी हो गया या उसमें टोबैको होते हैं। तो बेसिकली जो गुटखा होता है वो मल्टीपल चीज़ों से मिलकर के बना होता है, जो कि काफ़ी हानिकारक होता है, लेकिन इंसान फिर भी खाता है, कंज्यूम करता है, तो मतलब उससे माउथ कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन ए में लिख कर की बात कर रहा है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरे में स्मोकिंग टोबैको की बात कर रहा है, अगर स्मोक इंसान कर रहा है तो वो धुआं बनेगा, धुआं जाएगा कहाँ? लंग्स में। तो ये लंग कैंसर होने के चांसेस होंगे, न कि माउथ कैंसर। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है कंज्यूमिंग गुटखा ऑफ टोबैको, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुटखा में टोबैको भी मिला होता है, सुपारी भी, बहुत तरह तरह की चीज़ें मिली होती हैं। अब जो खा रहे होंगे उनको तो पता होगा, आई डोंट नो इसमें क्या क्या होता है बेसिकली। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में कह रहे हैं कि रेड मीट खाने से होता है। अगर ऐसा होता तो जब गुटखा लोग भर भर के खा रहे हैं तो रेड मीट तो खा ही रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता है कि रेड मीट खाने से ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि ब्राइट्स डिजीज अफेक्ट ह्यूमन बॉडी इन द पार्ट, यानी ब्राइट डिजीज एक तरीके का रोग होता है, वो इंसान की बॉडी में पाए जाने वाले किस पार्ट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है? किडनी, स्प्लिन, हार्ट या लिवर। ब्राइट डिजीज का एक और नाम होता है स्टूडेंट, उसका नाम है आपका नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस, जो भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से होंगे वो समझ जाएंगे कि नेफ्राइटिस कहाँ होता है। ओके, तो बेसिकली ये नेफ्रॉन से बना होता है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या होता है? ये किडनी का यूनिट होता है। ओके, किडनी का जो यूनिट होता है, जैसे हमारी बॉडी को बनने के लिए सेल को बेसिक यूनिट कहा जाता है, तो नेफ्रॉन जो होता है बेसिकली वो किडनी का एक यूनिट होता है। उसी तरीके से जो ब्रेन का वो होता है वो न्यूरॉन बोला जाता है। तो किडनी में पाया जाने वाला जो नेफ्रॉन होता है उसमें अगर इफेक्ट आ जाए तो उसी कंडीशन को नेफ्राइटिस बोलते हैं या ब्राइट्स डिजीज बोलते हैं। तो ब्राइट्स डिजीज होने के बाद सबसे ज़्यादा इंसान के क्या प्रभावित होगा? तो वो आपका किडनी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्राइट्स डिजीज होने के बाद इंसान का जो है वो किडनी डिस्टर्ब होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द फैक्टर ऑफ मैड काउ डिजीज इज, यानी इन चारों में से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रायंस, इन चारों में से मैड काउ डिजीज होता है उसका काजिंग एजेंट कौन सा हो सकता है? तो मैड काउ डिजीज जो होता है स्टूडेंट बेसिकली वो अगर देखा जाए तो न तो बैक्टीरिया से होता है,
न वायरस से होता है, न फंगस से होता है, ये एक तरीके का प्रायांश से होता है। ओके, और होता क्या है मैड काउ डिजीज, ये भी जान लीजिए। तो ये बेसिकली जो कैटल्स होते हैं ना, उनके ब्रेन में होने वाला एक रोग है। ये रिलेटेड टू दी ब्रेन ऑफ कैटल। ओके, ये जो जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उनके ब्रेन में यानी उनके मस्तिष्क में होने वाला एक तरीके का रोग है। और ये होता किससे है, तो ये होता है बेसिकली प्रायंस से। अब प्रायंस क्या होता है स्टूडेंट, तो ये एक तरीके का संक्रामक प्रोटीन का कण होता है, यानी प्रोटीन का पार्टिकल होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एन इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल। और इस प्रोटीन पार्टिकल में ना तो कोई डीएनए होता है, ना तो कोई आरएनए होता है। तो बेसिकली जो मैड काउ डिजीज होता है वो आपका प्रायंस से होने के इसकी चांसेस होते हैं, मतलब प्रायंस से ही होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि इंटरफेरॉन इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ। इंटरफेरॉन जो होता है स्टूडेंट, वो इन चारों में से कैंसर, डायबिटीज, टीबी एंड टाइफाइड, इन चारों में से किसके कंट्रोल में यूज किया जाता है। ओके, तो इंटरफेरॉन जो होता है बेसिकली ये ब्लड कैंसर और इसके साथ साथ जो कुछ डिजीज होती हैं, डिजीज ऑफ किडनी, इनके ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इंटरफेरॉन जो होता है बेसिकली उसका यूज जो होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ओके, डायबिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं है, टीबी में भी नहीं है, टाइफाइड में भी नहीं है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन। यानी डायबिटीज, पोलियो, व्होपिंग कफ, स्मॉल पॉक्स, ये चारों रोगों में से वो कौन सा है जो कि वैक्सीनेशन के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। ओके, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगर वहाँ का लॉजिक यहाँ पे लगाएं तो सबसे पहले ये देखिए कि पोलियो वैक्सीन जॉन साग ने 1952 में ही बना दिया था, तो ये तो ट्रीटमेंट होता है। ओके, व्होपिंग कफ की अगर बात किया जाए तो इसी का दूसरा नाम है पर्टूसिस। तो मैंने आपको एक वैक्सीन बताया था DPT, यानी डिप्थीरिया हो गया, पर्टूसिस हो गया, ये टिटनस हो गया। तो पर्टूसिस को ही व्होपिंग कफ कहा जाता है, यानी इसका मतलब ये है कि जो व्होपिंग कफ होता है ये भी वैक्सीनेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ओके, और स्मॉल पॉक्स की अगर बात किया जाए तो स्मॉल पॉक्स जो है WHO ने 1980 के दौरान ही इसको इस पृथ्वी से मतलब ख़त्म कर दिया था, ऐसी घोषणा उसने कर दी थी। तो बेसिकली वैक्सीनेशन के द्वारा ये भी ठीक किया गया। ओके, तो ये इसमें भी वैक्सीन का यूज किया जाएगा। तो यानी B, C, D ऑप्शन तो आपका चला गया, तो बचा एक ही ऑप्शन आपका डायबिटीज़ जो होता है स्टूडेंट, ये इसका अभी तक वैक्सीन नहीं बना है। और डायबिटीज़ एक तरीके का पैनक्रियाज के द्वारा होने वाली एक बीमारी है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो पैनक्रियाज होता है उसकी बॉडी में, वो सबसे कम मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। पैनक्रियाज ओके, ये पैनक्रियाज के द्वारा मतलब कंट्रोल करने की चीज़ है। ओके, और डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा किसी इंसान का पैनक्रियाज ही डिस्टर्ब होता है। तो पैनक्रियाज क्यों होता है ऐसा, क्योंकि पैनक्रियाज में एक सेल्स पाई जाती है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नामक एक जगह होती है। यहाँ पे 3 तरीके का सेल पाया जाता है, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। ओके, तो बीटा सेल से क्या होता है कि इंसुलिन निकलता है, और सबसे ज़्यादा यही सेल डायबिटीज़ के पेशेंट में प्रभावित होता है, बीटा सेल्स। ओके, तो इंसान के सेल में या तो जब इंसुलिन प्रॉपर तरीके से मतलब न बन रहा हो तब किसी इंसान को डायबिटीज़ होता है, या इंसुलिन बन रहा होगा लेकिन जो उसकी बॉडी होती है, उसकी जो सेल्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से डायबिटीज़ का मतलब इंसुलिन का क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहे होंगे, उस केस में किसी इंसान को डायबिटीज़ होता है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ ऐसा रोग है इन चारों ऑप्शन में जिसका कोई वैक्सीन नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल कह रहा है कि डायबिटीज़ इज मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद। मैंने आपको बताया कि इस डायबिटीज़ के केस में किसी इंसान का सबसे ज़्यादा क्या होगा, पैनक्रियाज इफेक्टिव होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे समय वेस्ट करने का कोई चांस नहीं है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ
साइलेटेड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, यानी सबसे पहले इसको समझते हैं कि ग्लाइको साइलेटेड हीमोग्लोबिन होता क्या है। ओके, तो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है स्टूडेंट, ये बेसिकली ब्लड में इसका मापन किया जाता है और ये डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं और उनमें मैनेजमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी किसी डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसके ब्लड में मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ क्या कहते हैं कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का मेजरमेंट किया जाता है और इससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि उस इंसान का, यानी जिसको डायबिटीज़ हुआ है, उसकी बॉडी में जो उसके ब्लड देखे जाए, अगर उसके ब्लड को चेक किया जाए तो उसमें ये मेज़र किया जाता है कि उस पर्टिकुलर इंसान में 8 से 12 हफ्तों के पहले मतलब उसकी जो एवरेज शुगर लेवल था, यानी उसका एवरेज ब्लड शुगर लेवल कितना था, एवरेज ब्लड शुगर लेवल इस पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन से किसी इंसान, डायबिटिक पेशेंट के इंसान मतलब ब्लड को मेज़र किया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि 8 से लेके 12 हफ्ते पहले उस इंसान का जो ब्लड शुगर लेवल था वो कितना था। तो बेसिकली ये एक तरीके की ये डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट जो होता है उसमें इसको मेज़रमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी इस पर्टिकुलर पेशेंट का जो ब्लड लिया जाता है टेस्ट के लिए और उसमें इस पर्टिकुलर चीज़ को मेज़र करने के लिए निकाला जाता है कि तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस। बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है यानी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ये किसी डायबिटिक पेशेंट के ब्लड में चेक किया जाता है। ओके, आई होप ये समझ पाए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि करी लीव्स ट्री आजकल बहुत यूज किया जाता है। करी लीव्स, खाना बनाते समय करी लीफ का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो सवाल कह रहे हैं कि करी लीव्स इज नेटिव ऑफ इंडिया, हैज़ द पोटेंशियल ऑफ अ $multi-billion प्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स companies as revealed by British researcher. Okay, a cure for which disease is claimed for the curry leaves, यानी ब्लड प्रेशर, मलेरिया, डायबिटीज़ और टीबी, इन चारों में अगर देखा जाए तो सवाल ये कह रहा है कि इन चारों रोगों में वो कौन सा रोग है जिसमें करी लीफ जो होता है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो ब्रिटिश रिसर्चर ने लगभग आज से बहुत समय पहले, क्योंकि ये 2004 का सवाल है, उस समय के करंट में रहा होगा। ओके, तो ब्रिटिश जो रिसर्चर हैं वो आइडेंटिफाई किए थे जो करी लीव है वो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है। ओके, तो ये डायबिटीज़ के केस में आपको देखने को मिलेगा। तो करी लीव का उपयोग मुख्य रूप से अगर आप इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगला सवाल कह रहा है कि अ कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी। ओके, तो CUT जो लिखा है इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इसे बोला जाएगा कॉपर टी, कॉपर टी। ओके, या इसी को शॉर्टकट में CUT लिखा जाता है। तो सवाल क्या करें कि कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट की बात कर रहा है किसका, कॉपर टी सेल्स का। ओके, तो कॉपर टी सेल क्या होता है पहले इसको जान लीजिए। ये एक तरीके का कंट्रासेप्टिव्स होता है, कंट्रासेप्टिव्स यानी गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक जो आजकल मार्केट में बहुत ढेर सारे कंट्रासेप्टिव्स यूज किए जा रहे हैं, उसी में से एक तरीके का ये भी आपका कंट्रासेप्टिव्स है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये बर्थ कंट्रोल जो आजकल मतलब एक मिशन चलाया जा रहा है कि यूज किया जाता है। बेसिकली इसको यूज क्यों किया जाता है, यूज मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, यानी बर्थ के कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, बर्थ कंट्रोल। और इसके कुछ साइड इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो साइड इफेक्ट इसका क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट ये देखा गया है कि जो भी वुमेन होती है उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है इसके उपयोग से। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फीमेल, इस दौरान जो है उसमें बहुत ब्लीडिंग होती है। ओके, तो ब्लीडिंग, तो इसका यही एक साइड इफेक्ट है। यानी जब भी कोई वुमेन कॉपर टी सेल्स एज अ कंट्रासेप्टिव यूज करती है, जब भी उसके मतलब जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो उस दौरान ब्लीडिंग, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग देखने को मिलती है, इसका एक यही साइड इफेक्ट है। ओके, तो ये पूछा है कि कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट क्या होगा, तो ब्लीडिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इम्फाइसेमा इज अ डिजीज कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन विच अफेक्टेड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इम्फाइसेमा एक तरीके की बीमारी होती है, और ये जो होती है बीमारी जो होती है बेसिकली, इसमें जो ह्यूमन का लंग होता है, लंग्स, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ओके, तो इम्फाइसेमा बीमारी में ह्यूमन का सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, लंग्स सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। जो 4 ऑप्शन दे रखा है उसमें पूछा है कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्लोरैमफेनिकॉल, फेनिकॉल। ओके, क्लोरोमाइसिटिन का ही दूसरा नाम है आपका क्लोरैमफेनिकॉल। ओके, तो ये एक तरीके का जो क्लोरोमाइसिटिन है, एक तरीके का क्या है, ये एंटीबायोटिक ड्रग है, एंटीबायोटिक ड्रग। और ये बेसिकली यूज कहाँ किया जाता है, तो यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब जो भी ह्यूमन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं बेसिकली उसमें इसका यूज किया जाता है, किसका, क्लोरोमाइसिटिन का। ओके, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अगर देखा जाए एग्जांपल के तौर पे, तो टाइफाइड जो होता है वो भी एक तरीके का बैक्टीरियल डिजीज ही होता है, यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो इसके कंट्रोल में भी क्लोरोमाइसिटिन का यूज किया जाएगा। ओके, और यही रीजन है कि इसे एंटी टाइफाइड भी लिखा गया है। ओके, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लोरोमाइसिटिन जो है एक तरीके का एंटी टाइफाइड है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक ड्रग होता है, और ये बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। तो जो टाइफाइड है एक तरीके का बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, यही कारण है कि ये इस केस में यूज किया जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है क्रिस्टल वायलेट एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब ऐसा मतलब केमिकल, यो कह लीजिए कि ऐसी दवाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ग्रोथ को रोक दे। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अ सबस्टांस दैट प्रिवेंट्स या स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनके ग्रोथ को रोक दे, उसी चीज़ को बोलते हैं एंटीसेप्टिक। तो क्रिस्टल वायलेट एक तरीके का एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि क्रिस्टल वायलेट जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनको एक तरीके का डाई स्टेंट के रूप में यूज किया जाता है इसका, और वो आइडेंटिफाई करके ये बताता है कि कोई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम निगेटिव है। तो ये एक तरीके का एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज किया जाता है। ओके, अगर क्यूनिन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर सी में क्यूनिन दे रखा है एंटी मलेरियल। तो मैंने आपको पिछले लेक्चरों में ये बता रखा है कि जो क्यूनिन होता है वो एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो चौथे ऑप्शन पे चलते हैं, एस्पिरिन। एस्पिरिन में यहाँ दे रखा है एक तरीके का एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोशी करने वाली दवा। बेहोशी, जब किसी इंसान का कोई ऑपरेशन होता है तो उसको एक्स्ट्रा पेन फील ना हो, इस वजह से उसे एनेस्थीसिया मतलब दिया जाता है, यानी एक केमिकल उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है, तो प्रॉपर तरीके से जो ऑपरेशन होता है वो कंडक्ट किया जाता है। तो एस्पिरिन की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो ये एनेस्थेटिक नहीं होता है। तो ये एस्पिरिन होता क्या है, तो एस्पिरिन एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का आपका हो जाएगा, आप कह लीजिए कि एनाल्जेसिक यानी एनाल्जेसिक उसे बोला जाता है जो, जैसे सपोज कीजिए कि पेन किलर कोई दवा होती है उसे एनाल्जेसिक कहा जाता है। ओके, पेन किलर यानी किसी इंसान के बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसे एनाल्जेसिक दवा दे दी जाती है, यानी इसको उसके अंदर जो दर्द हो रहा है वो ख़त्म करने के लिए एक दवा दी जाती है जो कि किस कैटेगरी का होता है, एनाल्जेसिक। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एस्पिरिन जो है एक तरीके का एंटीपायरेटिक भी होता है, एंटीपायरेटिक।
यानी ये एनाल्जेसिक के साथ साथ एंटीपायरेटिक होता है। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसी दवा जो किसी इंसान के बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करे, यानी टू रिड्यूस टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कब बढ़ता है? जब किसी इंसान को फीवर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप फीवर भी लिख सकते हैं कि टू रिड्यूस फीवर। ओके, तो बेसिकली एस्पिरिन जो होती है दोनों तरीके की काम करती है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। मैंने दोनों चीज़ आपको बता दिया है कि एनाल्जेसिक जो होता है वो पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है, एंटीपायरेटिक जो होता है वो फीवर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आज के समय में देखा जाए तो एक दवा आती है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल ये दवा बेसिकली एक तरीके का एंटीपायरेटिक के रूप में यूज किया जाता है। ओके, और जब कोविड-19 फैला हुआ था बहुत ज़्यादा, तो उस समय एक डोडो करके दवा आती थी, वो भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एस्पिरिन जो है वो एनेस्थेटिक नहीं है, वो है आपका एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। ओके, आई होप ये सवाल आप लोग समझ पाए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि इन करोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी द ब्लड वेसल्स टू बी यूज्ड एज अ ग्राफ्ट हैज टू बी, यानी एक तरीके की करोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी होती है जब किसी इंसान का हार्ट में अगर प्रेशर आ जाए, यानी जो भी हमारे बॉडी में ब्लड हार्ट तक पहुंचा रहा है, अगर उसमें किसी वीन्स या आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज हो जाए, तो उसको ठीक करने के लिए एक तरीके का करोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी एक तरीका है, मतलब ऑपरेशन का, और उसके द्वारा उसको ठीक किया जाता है। तो बेसिकली ये सवाल यही कह रहा है कि जो ये बाईपास सर्जरी होगा उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ग्राफ्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, तो कौन से होंगे? ओके, तो चार ऑप्शन दे रखा है कि वीन्स फ्रॉम द लेग, यानी लेग का जो वीन्स होता है, आर्टरी फ्रॉम द फोर आर्म, यानी जो रिस्ट होते हैं या फोर हाथ होते हैं उनकी जो आर्टरी यूज किया जाता है, या आर्टरी फ्रॉम द मेमोरी रीजन ऑफ द चेस्ट, यानी चेस्ट के जो मेमोरी रीजन होते हैं वहाँ की आर्टरी को यूज किया जाता है। तो बेसिकली इस ट्रीटमेंट में, या बेसिकली जो ये आर्टरी बाईपास सर्जरी होता है, इसमें इन तीनों चीज़ों का यूज किया जाता है, यानी एनी ऑफ दीज, यानी लेग का वेंस या उसके हाथों का आर्टरीज या उसके चेस्ट में पाए जाने वाले आर्टरीज, इन तीनों का उपयोग कर दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, किसमें? करोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी के ऑपरेशन के दौरान। बेसिकली ये बाईपास सर्जरी तभी की जाती है जब उसके हार्ट में पहुंचने वाले जो रास्ते होते हैं जहां से ब्लड सप्लाई होता है, अगर उसमें ब्लॉकेज आ जाए तब इसका उपयोग किया जाता है। ओके, आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी यूज किया जा सकता है डॉक्टर के द्वारा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल विल कैथ लैब बी फाउंड, यानी कैथ लैब के बारे में पूछ रहा है। तो कैथ लैब की अगर बात किया जाए स्टूडेंट कि कैथ लैब आखिर होता क्या है, तो कैथ लैब का अगर फुल फॉर्म देखें तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ही है आपका कैथेटेराइजेशन लेबोरेटरी। इसका फुल फॉर्म है आपका कैथ लैब का। ओके, तो कैथ लैब बेसिकली आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो है ये कार्डियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट होता है, कार्डियोलॉजी का मतलब ऐसा डिपार्टमेंट, बेसिकली मेडिसिनल टर्म है ये, तो ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे हृदय के बारे में ज़्यादातर ऑपरेशन या मतलब दवाई ट्रीटमेंट किया जाता हो, तो उस डिपार्टमेंट को कार्डियोलॉजी बोला जाता है। ओके, तो बेसिकली जो कैथ लैब होता है ये कार्डियोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में पाया जाता है। अब इसका काम क्या है, तो बेसिकली जो ये कैथ लैब होता है ये उस डिपार्टमेंट में वह स्थान होता है जहाँ पे जो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं या ट्रीटमेंट होता है उसको किया जाता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो कैथ लैब कहाँ पे पाया जाता है हॉस्पिटल में, तो कार्डियोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, ब्लैंक कैप्सूल्स यूज्ड इन डिस्पेंसिंग आर मेड ऑफ, यानी जो भी मेडिसिन बनाए जाते हैं उसमें जो ब्लैंक कैप्सूल होता है वो किस चीज़ का बना होता है। बेसिकली जो हम लोग कैप्सूल खाते हैं कुछ इस तरीके का होता है, जो दवाई के रूप में हम लोग कैप्सूल यूज करते हैं उसी के बारे में पूछ रहा है कि ये किसका बना होता है। तो जो कैप्सूल होता है बेसिकली स्टूडेंट वो स्टार्च का भी बना होता है और जिलेटिन का भी बना होता है। ओके, तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोग आज के लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। और स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे और
उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। तो अगर सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत है स्टूडेंट, तो आप बिल्कुल बेहिचक जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे मतलब बताइएगा ज़रूर कि मतलब ये जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं इसमें किस चीज़ की कमी है। अगर जो आप कमी बताएंगे तो उस कमियों को मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा, बेसिकली इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और यहाँ तक आप लोग बने रहे इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।